हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उत्तम कुमार तिवारी आपका अपने YouTube चैनल उत्तम मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्री मोबाइल रिपेयरिंग कंप्लीट कोर्स की सीरीज़ में यह आपकी 8th क्लास है और मैं इस क्लास में आपको ट्रांजिस्टर और मॉसफेट के बारे में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको फ्री में मोबाइल रिपेयरिंग की लगभग 100 से 200 क्लास देने वाला हूं, जो लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेगा, जिसके लिए आप लाखों खर्च करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो कृपया मेरे अपलोड किए हुए पिछले क्लास को पूरा कर लें। और अगर आपको डायोड या सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या एटम वगैरह की पूरी जानकारी पहले से है तो आप डायरेक्ट इस क्लास को देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। दोस्तों, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और किसी भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज कहते हैं। डायोड दो सेमीकंडक्टरों से मिलकर बना होता है, जिसे पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। डायोड के पॉजिटिव को एनोड कहा जाता है और डायोड के नेगेटिव को कैथोड कहा जाता है। डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करता है। यह रिवर्स बायस में वोल्टेज को प्लस वोल्टेज को पास नहीं करता है। हालांकि अभी के पीसीबी में ट्रांजिस्टर आपको डायरेक्टली देखने को नहीं मिलेंगे। इन ट्रांजिस्टरों को आईसी के अंदर ही दे दिया गया है। लेकिन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपको कमांड चाहिए तो ट्रांजिस्टर और मॉसफेट को समझना जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में लगभग 1.4 बिलियन ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है, जहां तक हम i3 की बात कर रहे हैं। लेकिन जब i5 को कंपनियों ने लॉन्च किया तो उसमें लगभग 3 बिलियन ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटे से सीपीयू में 3 बिलियन ट्रांजिस्टर का यूज किस प्रकार से कंपनियों ने किया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी है ट्रांजिस्टर और मॉसफेट को समझना। और इसे समझने से हमें आईसीओ के बिहेवियर को समझने में आसानी होगी। पहले हम समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। तो आपने नल देखा होगा जो हमारे घरों में लगा होता है। उस नल को हम जितना चाहें, जितनी पानी की ज़रूरत है, जितना वाटर हमें चाहिए, उतना ही हम उसके ऊपर वाले पार्ट को मूव कराते हैं। और फिर अगर हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है तो हम उसे टाइट कर देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुझे जितनी ज़रूरत थी, हमें जितनी ज़रूरत थी, उतनी ही पानी लेने के बाद हम उसे बंद कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर भी इसी प्रकार से काम करता है कि जितनी आपको वोल्टेज चाहिए, जितने देर के लिए आपको स्विच ऑन कराना है, उतने देर के लिए आप स्विच ऑन करा सकते हैं डायरेक्ट सेल्फ स्विचिंग के द्वारा। अभी मैं 4 इमेज के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ट्रांजिस्टर की वर्किंग कैसे होती है, किस प्रकार से होती है। दोस्तों, ट्रांजिस्टर में आपको 3 लेग्स मिलेंगे। उसमें एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर और एक होता है इमीटर। आप यहाँ देख पा रहे हो कि हमने आपको पानी के पाइप के द्वारा समझाने की कोशिश की है। पहले इमेज में आप देख सकते हैं कि जो बेस है उसमें एक चाबी लगी हुई है। उसकी कनेक्टिविटी ऊपर वाली कुंजी से है और दोनों के बीच में एक रोलर लगा हुआ है। अगर हम दूसरे इमेज की बात करें तो हम जब थोड़ा पानी का प्रेशर देते हैं तो नीचे वाली कुंजी में कोई खास हरकत नहीं होती है। और नीचे वाली कुंजी में हरकत नहीं होने के कारण ऊपर वाली कुंजी में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और पानी का जो बहाव है वो बढ़ता नहीं है। तीसरे इमेज में आप देख सकते हैं कि मैंने पानी का प्रेशर थोड़ा हल्का सा बढ़ाया है, जिसके कारण भी कोई खास हरकत नहीं हुई है। और चौथे इमेज में आप देख सकते हैं कि बेस वाली पाइप में मैंने पानी का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया। और जो ही मैंने पानी का प्रेशर बढ़ाया, ऊपर वाली कुंजी भी खिंच गई, क्योंकि नीचे वाली कुंजी का मूवमेंट टेढ़ा हो गया और वो नीचे की ओर आ गई। नीचे की ओर आने के कारण ऊपर वाली कुंजी भी इससे कनेक्ट होने के कारण वो भी खिंच गई, जिसके कारण ऊपर से पानी का बहाव स्टार्ट हो गया। कुछ इसी तरह से हमारा ट्रांजिस्टर भी काम करता है।
जैसा कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताने की कोशिश की, मैंने बेस वाली पाइप में पानी का प्रेशर डाला था, उसी प्रकार से मैंने ट्रांजिस्टर में, देखिए मैं ट्रांजिस्टर में वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे ही वोल्टेज को अप्लाई करता हूँ, ये ट्रांजिस्टर स्विच ऑन की क्रिया करती है और स्विच ऑन की क्रिया कंप्लीट होने के कारण ये सर्किट क्लोज सर्किट बनती है और हमारा एलईडी ग्लो होने लगता है। इसी प्रकार से हमारा आईसी काम करता है। दोस्तों, आप देखते होंगे कि अगर आप मोबाइल की रिपेयरिंग पहले से कर रहे हो तो आपको पता होगा कि आईसीओ की भी एक इनेबल पॉइंट होती है। बिना इनेबल पॉइंट में वोल्टेज आए आईसी वर्क नहीं करती है। इनेबल वोल्टेज जब तक वहाँ नहीं आएगा तब तक वो आईसी वर्किंग में नहीं होगी, भले ही आपकी आईसी बहुत ही अच्छी हो या आपने 2 या 4 आईसी को चेंज कर रखा हो। तो ट्रांजिस्टर और मॉसफेट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांजिस्टर और मॉसफेट से ही आईसीओ की इंटीग्रेटेड सर्किट बनाई गई है और जब आप इसे समझेंगे तभी आप उनकी बिहेवियर को समझ पाएंगे। अब अगर समझें कि ये ट्रांजिस्टर बनता कैसे है, तो साधारण भाषा में अगर समझें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। हालांकि इनके बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन मैं आपको 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर के बारे में बताऊंगा और वो भी बहुत ही आसान भाषा में। तो पहला होता है एनपीएन और दूसरा होता है पीएनपी। अगर बहुत ही सिंपल वे में मैं अगर आपको बताऊं तो 2 डायोड को मिलाकर ट्रांजिस्टर को बनाया जाता है। 2 डायोड में लगने वाले सेमीकंडक्टरों को मिलाकर ट्रांजिस्टर को बनाया जाता है और इस ट्रांजिस्टर में पहली जो डायोड होती है और दूसरी जो डायोड होती है, उन दोनों की एनोड पॉइंट को कॉमन रखा जाता है और दोनों, एक डायोड की कैथोड बाईं साइड होती है और दूसरे डायोड की कैथोड दाहिने साइड होती है, जिससे 2 एन पॉइंट का निर्माण होता है और एक कॉमन पी सिरा का निर्माण होता है, जिसे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। उन्हीं 2 डायोडों को अगर उल्टा कर दिया जाए तो दोनों डायोड का एन पॉइंट कॉमन होगा, बेस पॉइंट कॉमन होगा जो एन होगा, और उनका एनोड पॉइंट बाएं साइड होगा और दूसरे डायोड का एनोड पॉइंट दाहिना साइड होगा, जिससे 2 पी पॉइंट का निर्माण होगा और एक कॉमन एन बेस पॉइंट का निर्माण होगा, जिसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर कहें। अब मैं आपको एक इमेज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसका लास्ट का पी सिरा बीच में दिया गया है और बीच का एन सिरा साइड में दिया गया है। तो इसे अगर पढ़ेंगे तो हम पीपीएन पढ़ सकते हैं, लेकिन इसे पीपीएन नहीं पढ़ेंगे। ये भी पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसे भी हमें पीएनपी ही पढ़ना होगा, एन को बीच में ही रख के पढ़ना होगा। तो ट्रांजिस्टर में कंपनियां किसी भी पॉइंट को दाहिने से बाएं कर सकती है, बाएं से दाहिने कर सकती है, क्योंकि इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। रहेगा तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ही ट्रांजिस्टर, भले दाहिने को बायां कर दिया जाए या बाएं को दाहिना कर दिया जाए और आईसी के रूप में बना दिया जाए, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी होती है या तो वो पीएनपी होगा या तो एनपीएन होगा। अगर मैं इसे किसी सर्किट में यूज़ करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर को नेगेटिव में कनेक्ट करके रखा है और उसे पॉजिटिव सप्लाई दे रखी है, जिसके बीच में मैंने एक बल्ब को कनेक्ट करके रखा है। तो हालांकि ये अभी ऑफ स्टेट में है, लेकिन जैसे ही इसके पी चैनल में, जैसे ही इसके पी सिरे में बेस पॉइंट में मैं किसी वोल्टेज को अप्लाई करूँगा तो ये ऑन कंडीशन में आ जाएगा और ऑन कंडीशन में आने के कारण ये बल्ब एलईडी ग्लो करने लगेगा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक छोटी सी वीडियो क्लिप से समझाने की कोशिश की है, जिसमें जैसे ही मैं बेस पॉइंट पर वोल्टेज अप्लाई करता हूँ एलईडी ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है और ट्रांजिस्टर हमारा ऑन कंडीशन में आ जाता है, स्विच ऑन कंडीशन में आ जाता है और इसके पहले ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांजिस्टर को अगर आपको ऑन कराना है, उससे स्विचिंग कराना है या स्विच ऑन कराना है, तो आपको उसके बेस में किसी भी वोल्टेज को, जो वोल्टेज उसके लिए ज़रूरी है, जितनी ज़रूरी है उतना वोल्टेज आपको अप्लाई करना ही होगा। उसके बाद ही वो ट्रांजिस्टर ऑन या एक्टिव होगा। अब हम मॉसफेट को समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांजिस्टर की अपेक्षा मॉसफेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, बहुत ही लो वोल्टेज से ऑपरेट हो जाता है। हालांकि मॉसफेट की फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये एक प्रकार का ट्रांजिस्टर ही है, लेकिन ये अपडेट वर्जन का है जो कि बहुत ही कम खराब होता है और लो वोल्टेज से इसे ऑपरेट कराया जाता है और बहुत तरह की स्विचिंग इससे कराई जा सकती है, अनेकों काम इससे कराए जा सकते हैं और ट्रांजिस्टर की अपेक्षा ये स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो डायोड
के द्वारा ही इसे भी बनाया जाता है। मतलब साधारण भाषा में कहूँ तो इसमें भी सेमीकंडक्टरों का ही यूज किया जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का ही यूज किया जाता है, जिसकी डोपिंग रेशियो कम, मीडियम और ज़्यादा होती है, जिसमें डिप्लेशन लेयर भी होता है। तो ज़्यादा डीप में न समझते हुए इसे साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर ज़्यादा इसे डीप समझना है तो फिर मुझे आपको एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह समझाना होगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में समझा रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उन वीडियो को देख लें। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो मॉसफेट जो होता है वो एक प्रकार का ट्रांजिस्टर ही होता है, जिसमें 3 लेग्स होते हैं। आपने देखा कि ट्रांजिस्टर में भी 3 पैर होते थे और इसमें भी 3 पैर होंगे, इसके भी 3 लेग होंगे। लेकिन ट्रांजिस्टर में क्या होता था कि आपका कंपनी बेस को भी कहीं दे सकती है, कलेक्टर को भी इधर उधर कर सकती है और इमीटर को भी इधर उधर कर सकती है। हालांकि उसका बेसिक नेचर या तो एन होगा या तो पीएनपी होगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन उसकी जो बेस और दोनों एन पॉइंट, पी पॉइंट इधर उधर कंपनी कर सकती है। लेकिन मॉसफेट में ऐसा नहीं होता है। मॉसफेट का पहला जो पॉइंट होता है वो गेट होता है, दूसरा जो पॉइंट होता है वो ड्रेन होता है और तीसरा जो पॉइंट होता है वो सोर्स होता है। और गेट का जो पॉइंट होता है वो आपका स्विचिंग का काम करता है, वही ऑन और ऑफ कराता है किसी मॉसफेट को। गेट से हम मॉसफेट को ऑन ऑफ करा सकते हैं, उसमें वोल्टेज अप्लाई कर सकते करके। और मॉसफेट भी 2 प्रकार का होता है, एक पी टाइप मॉसफेट, एक एन टाइप मॉसफेट। दोस्तों अगर पी टाइप मॉसफेट है तो उसे एन वोल्टेज से, नेगेटिव वोल्टेज से ऑपरेट कराया जाएगा उसके गेट को। लेकिन अगर मॉसफेट एन टाइप का है तो उसके गेट को पॉजिटिव वोल्टेज से ऑपरेट कराया जाता है। और चूंकि ट्रांजिस्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉसफेट होता है, इसलिए कंपनियां अब ट्रांजिस्टर की जगह मॉसफेट का यूज़ करना स्टार्ट करती है। तो आशा है फ्रेंड्स कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया। अभी तो आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की मात्र 1 या 2 क्लास बाकी है। उसके बाद जब मैं एडवांस में आऊँगा तो आपको मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स। जिस कोर्स को करने के लिए आप लाखों खर्च करते हैं और आप बार बार इधर उधर जाते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। अब आपकी एडवांस क्लास स्टार्ट होने वाली है। 2 से 4 वीडियो या 2 वीडियो के बाद ही आपकी एडवांस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और एडवांस के क्लास में आपको इतना मज़ा आने वाला है दोस्तों, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लाइफ टाइम के लिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोर्स दूंगा। 200 वीडियो मैंने जैसा वादा किया है कि 100 से 200 वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको 200 वीडियो के बाद भी जो वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाऊंगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि वीडियोस बनाने में थोड़ा समय जाता है, एफर्ट जाता है। तो अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट तो ज़रूर ही करें, क्योंकि कमेंट करने से ही मुझे समझ में आता है कि कितने लोग मेरी वीडियो को अच्छी तरह से शुरू से अंत तक देख रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है, या फिर मैं उनके लिए एक नया टॉपिक कुछ आपके द्वारा जो डिमांड किया हुआ टॉपिक रहेगा उसको मैं बना पाऊँगा। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे समझ में नहीं आएगा। तो कमेंट ज़रूर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल पाए। अभी तो मैं 1 सप्ताह में 1 ही वीडियो को अपलोड कर पाता हूं, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि सप्ताह में कम से कम 2 वीडियो को अपलोड किया जाए, जिससे आपकी जो फ्री मोबाइल रिपेयरिंग कंप्लीट कोर्स की ये सीरीज़ है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी नॉलेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।